हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री टीचर अनिल पटेल एनआईटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का एक पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ा क्लास 10th में रहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में बच्चों के पसीने छूटते हैं। तो आज हम आप लोगों को किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए उसके बारे में एक आसान सी ट्रिक बताएंगे, और उस आसान सी ट्रिक से आप सब लोग जो है बहुत ही आसानी से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत इजीली बैलेंस करेंगे हंसते हंसते। और जो ये भ्रांतियां हैं हमारे दिमाग में, एक जो कहावत होती है, आप लोगों के टीचर्स भी बताते होंगे कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बड़ी रात भर रटो सवेरे सफा। इस चीज को हम लोग आज जो है रिमूव करेंगे, और जो भी हमारे साथ डाउट है उन सारे डाउट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो बच्चों आज चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in the form of equation. The representation of a chemical reaction in the form of equation is known as chemical equation. जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। एज फॉर एग्जांपल कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन and gives out calcium oxide। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, और अब इस स्टेटमेंट को हमको केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें हमको क्लियर है कि कैल्शियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। तो हम लिखेंगे Ca। कैल्शियम होता है Ca। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O होता है Ca+O। बट ऑक्सीजन जो होता है वह एक हमारा नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन कभी भी एटम्स के फॉर्म में कंबाइन नहीं करता है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का मेटल्स नॉन मेटल्स है उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन जो होता है वह हमारा एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, और कोई भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट कभी भी जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्ट करेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, ना कि आइटम्स के फॉर्म में। तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमने राइट डाउन किया कैल्शियम प्लस O2 Ca+O2, और प्रोड्यूस क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। यह जो स्टेटमेंट था इस स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? इक्वेशंस के फॉर्म में। तो यह इक्वेशंस हमारा बन गया Ca+O2 गिव्स आउट CaO। इसी तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, और किसी भी केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगली चीज के बारे में हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे किसी केमिकल इक्वेशंस को हम राइट डाउन कर सकते हैं, उसके भी यहाँ पर हम पहला जो लिखते हैं सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पर हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला है आपको अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहला है आपका वर्ड इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम पहले लिखते हैं वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में।
दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वह दूसरा आता है सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? अ वर्ड इक्वेशन आर दो इक्वेशन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। एक वर्ड इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है उस रिएक्टिंग सब्सटेंस को हमेशा हम वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस and gives out magnesium chloride, magnesium chloride. This is a word equation. यह हमारा एक वर्ड इक्वेशन है। बट वर्ड इक्वेशंस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वर्ड इक्वेशन जो होता है, जब भी हम किसी भी वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ड इक्वेशन हमको किसी भी केमिकल रिएक्शंस के ट्रू पिक्चर को डिनोट नहीं करता है। यह जो इक्वेशन हमने लिखा मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन एंड गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड, यह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है हाउ मेनी आइटम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। कितना आइटम मैग्नीशियम का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया और कितने आइटम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन हुआ। यह चीज हमारा यह वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ड इक्वेशन होता है, a word equation gives the unclear picture of a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शंस की कोई क्लियर पिक्चर या शो नहीं करता है। मतलब इट गिव्स आउट द इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, या किसी भी केमिकल रिएक्शंस के इनकम्प्लीट नॉलेज के बारे में बताता है। दूसरा आपका आता है सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन का जनरेशन भी इसी वर्ड इक्वेशन से ही होता है। सिंबल इक्वेशन, जैसा कि नाम ही इसका है सिंबल इक्वेशन, मतलब जब किसी भी वर्ड इक्वेशन को हम उनके सिंबल्स के फॉर्म में या उस रिएक्टिंग सब्सटेंस के फार्मूला के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। जैसे आपका इक्वेशन दिया गया है मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एंड गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम इसको अगर सिंबल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे Mg प्लस O2 Mg प्लस Cl2 गिव्स आउट MgCl2। अब ये जो वर्ड इक्वेशन था, इस वर्ड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इसको हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, क्लोरीन गैस का सिंबल हम Cl2 लिखते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं MgCl2। इसका मतलब यह है कि सिंबल इक्वेशन जो होता है, सिंबल इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उन रिएक्टिंग सब्सटेंस को उनके फार्मूला के फॉर्म में या उनके सिंबल्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज यहां से निकल के आती है, जैसा कि वर्ड इक्वेशन में आपने देखा था कि अ वर्ड इक्वेशन गिव्स इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट ए केमिकल रिएक्शन बट a symbol equation gives a complete knowledge of a chemical reaction। यहां पर यह जो आपका सिंबल इक्वेशन है, यह सिंबल इक्वेशन हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है, जबकि वर्ड इक्वेशन हमारा एक इनकम्प्लीट नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से अगर बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पर वर्ड इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है, तो हम बता सकते हैं कि यह आपका इक्वेशन दो तरह का होता है। पहला होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है सिंबल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी किसी में देखते हो कि जैसे आप देखते हैं कि चीनी है, पानी है, और पानी को जब आप फ्रीज कर देते हैं तब वो आइस बना लेता है, और आइस को जब आप जो है हीट कर देते हैं तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या मैजिक हो जाता है? तो ये मैजिक के बारे में हम समझते हैं। मैजिक जो होता है इसमें उसी के बिहाफ पर हम केमिकल, इसी तरह से केमिकल इक्वेशंस में भी होता है। जैसे मैजिक आपने देखा कि वाटर जो था, वाटर को आपने फ्रीज किया तो कन्वर्ट हो गया किसमें? आइस में, और आइस को जब आपने मेल्ट किया तो यह कन्वर्ट फिर हो गया वाटर में। ये तो मैजिक ही है। सेम इसी तरह से मैजिक किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी होता है।
और वह मैजिक दो तरह से होता है। पहला होता है आपका रिवर्सिबल, मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करने के बाद अगर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है तो वह प्रोडक्ट थोड़े टाइम्स के बाद फिर से जब उसकी कंडीशंस चेंज होंगी, कंडीशन चेंज होने पर वही प्रोडक्ट फिर से अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह कहा जाता है रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स होना। एग्जांपल है इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आपने हीट कर दिया, हीट करने के बाद आपने देखा कि यह PCl5 आपका PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन कर गया। लेकिन यहां पर आपने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, इसने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, इसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अपने कंपोनेंट में ब्रेक कर गया। लेकिन जैसे ही इसकी कंडीशन चेंज हुई, जो फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा होती है, वह फिजिकल कंडीशन जैसे ही चेंज होगी, यही PCl3 Cl2 के साथ फिर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, PCl5 बना लेगा। दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। यह हमारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसी तरह से सारे सब्सटेंस, ऐसे सारे केमिकल सब्सटेंस जो एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसका फिजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं, तो फिजिकल कंडीशन चेंज होने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और यह इक्वेशन कहा जाता है रिवर्सिबल इक्वेशन। दूसरा आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इक्वेशन। इरिवर्सिबल इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके नाम में ही लिखा है इरिवर्सिबल, मतलब जो रिवर्स ना हो। इरिवर्स का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक बार अगर रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करने के बाद अगर उसने प्रोडक्ट बना दिया, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर से वह रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो वह इक्वेशन हमारा कहा जाता है इरिवर्सिबल इक्वेशन। एज फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फार्मूला क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। यह बेस हमारा रिएक्ट करता है एक बहुत ही खूबसूरत सब्सटेंस जिसका नाम आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 9 से, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यह रिएक्ट करेगा तो यह दोस्ती तो निभाएगा ही भाई। अब इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यह बनाएगा सबसे पहले Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया, और साथ में एक दूसरा सब्सटेंस बनाया H2O। अब यहां पर कंडीशन चेंज हो गई। यहां पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसने सोडियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, तो अब इसके बाद यह दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि यहां पर यह जो हमारा प्रोडक्ट है, यह प्रोडक्ट अब फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और यह जो इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल इक्वेशन। इस तरह से बेटा आप लोगों ने देखा है कि जो केमिकल इक्वेशन होता है यह हमारा दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्जन के लिए आपका। तीसरा जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई ये भी चीजें आपने देखा होगा, जैसे वाटर है, वाटर को आप बॉयल करते हो तो आप देखते हैं वाटर बॉयल करने के बाद वह वेपर में कन्वर्ट होता है। वाटर को हीट करोगे, हीट करते जाओगे, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो यह वाटर हमारा बॉयल करना शुरू करेगा, और जब बॉयल करना शुरू करेगा तो वह साथ में अपने गैस का भी फॉर्मेशन करेगा, मतलब वाटर वेपर का फॉर्मेशन करेगा।
सेम इसी तरह से जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारा होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में भी गैस इवॉल्व होती है। या एक छोटा सा एग्जांपल आप और देखिए, जैसे आप देखते हैं घरों पर अपने देखे होंगे आप लोग, सब लोग कोक, कोक तो सब लोगों ने देखा होगा, कोयला, कोक पीने वाला नहीं, कोयला। कोयला जो होता है वास्तव में होता है कार्बन। जब आप कोयले को बर्न करते हो तो आप देखते हैं कोयला जब बर्न करता है तो कोयला बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप लोगों ने देखा होगा कोयला बर्न करता है, बर्न करने के बाद वह आपको हीट भी देता है और साथ में वह लाइट भी आपको देता है। और जब आप हीट लेते हैं तो उससे आपको एनर्जी भी मिलती है। सेम उसी तरह से जब आपने कार्बन को बर्न किया तो कार्बन ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट और लाइट प्रोड्यूस किया। इसी तरह से अदर रिएक्शंस के अंदर भी होते हैं। और उसी तरह उसी के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो गैस रिलीज हो रही है या किसी किसी रिएक्शन के अंदर गैस जो है एब्जॉर्ब भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बात की जाए तो उसके बिहाफ पर जो केमिकल इक्वेशन होता है वह केमिकल इक्वेशन हमारा दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहला इक्वेशन होता है एक्सोथर्मिक इक्वेशन, एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? Exothermic reaction are those reaction in which a chemical substance, when a chemical substance are heated, then it produce heat and light. Heat and light. It means आप जनरल भाषा में कह सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हीट करते हैं या किसी केमिकल सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद अगर उसके अंदर से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे कोई भी सब्सटेंस आपने लिया और उस केमिकल सब्सटेंस के अंदर जब आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर वह अगर अपने अंदर से हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब वह रिएक्शन आपका कैसा है? एक्सोथर्मिक। मतलब अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो वह रिएक्शन हमारा कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया था, C+O2 gives out CO2 प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक कोई और एग्जांपल कोई बताए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल एक और होता है जिसमें हीट एनर्जी हमारी रिलीज होती है, वह हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है इसके अंदर भी हीट एनर्जी हमारी रिलीज होती है। दूसरा आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर इन्वॉल्व। वह रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है वह रिएक्शन हमारा कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आपका है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या दूसरा सिंपल सा आप ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इसको आप बोलते हैं लाइम स्टोन। कितने लोग खाए हैं बचपन में? चाट, चाट सब लोग खाते हैं। तो चाट जो होता है उसका फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। टेस्टी भी लगता है खाने में। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमको इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। जब हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने पर यह हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब जब यह करेगा तो यह अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा। वह कंपोनेंट होगा CaO प्लस O2, CaO प्लस O2।
ठीक है, CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वह क्यों बना, क्योंकि इस कैल्शियम कार्बोनेट ने इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट इसके थे उस कंपोनेंट में यह ब्रेक डाउन कर गया। दूसरा इसी तरह से अगर बात किया जाए तो दूसरा एग्जांपल आपका होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बहुत ही ज्यादातर लोग जो है हम चलते रहते हैं या घर पे कोई गेस्ट आता है और आप कहते हैं हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो पहला फार्मूला पूछता है एलम का फार्मूला बताओ। हर व्यक्ति आपसे पूछता है एलम का फार्मूला क्या होता है, तो बेटा होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब कहेंगे गुरुजी आपने ये क्यों लिखा, ये भी एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताएगा। कैसे, जब आपने इसको हीट कर दिया तो सॉरी एंडोथर्मिक बताएगा, जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने पर यह अपने कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा। हीट जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो यह सबसे पहले इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो बनाएगा K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। यह अपने कंपोनेंट में ब्रेक कर गया। कैसे ब्रेक किया, क्योंकि इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट थे उन सारे कंपोनेंट को इसने रिलीज कर दिया और बना दिया पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट प्लस वाटर। अभी आगे इसको हम पढ़ाएंगे एसिड बेस साल्ट में। बेटा यह हमारा एक डबल साल्ट होता है। क्या होता है, डबल साल्ट होता है। इसके बारे में अभी जो चैप्टर आपका है एसिड बेस और साल्ट, उसमें टाइप्स ऑफ साल्ट जब बताएंगे तब इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि इसे डबल साल्ट क्यों कहा जाता है, क्या रीजन होता है। ये तो हुआ बेटा केमिकल इक्वेशन। अगर बात करते हैं हीट एनर्जी के एवोल्यूशन पर, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बिहाफ पर केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं। अगला एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बिहाफ पर जो केमिकल इक्वेशन होता है या बैलेंसिंग के बिहाफ पर हमारा दो तरह का होता है। पहला आपका होता है बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, क्यों किसी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये सारी बातें यहां पर क्लियर होंगी। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, वह इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो, वह इक्वेशन हमारा कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपने लिया NaOH प्लस HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और जब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यह बनाएगा साल्ट, और वो साल्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर H2O। सोडियम नाइट्रेट और वाटर का फॉर्मेशन किया। अब यह रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, यह कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वह हमारे कहे जाते हैं रिएक्टेंट्स। और जब यह दोनों सब्सटेंस इंटरेक्ट कर लेते हैं तो इंटरेक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट। यह हमारा रिएक्टेंट्स होता है और यह हमारा प्रोडक्ट होता है।
बैलेंस रिएक्शन कब होगा? जब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तब उस सिचुएशन में कहा जाएगा कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए हमने देखा बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए आपने 9th क्लास में एक रूल्स भी पढ़ा है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन, मास नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed after chemical reaction. Total mass of the reactant equal to the total mass of the product. कहने का मतलब हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस कंबाइन करता है उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आती है। आफ्टर रिएक्शन भी उसका मास उतना ही होता है जितना बिफोर रिएक्शन उसका मास होता है। ऐसी सिचुएशन में वह रिएक्शन हमारा कहा जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो उसी के बिहाफ पर आपका बताया गया है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी मैंने फार्मूला एक रिएक्शन लिखा था NaOH प्लस HNO3 गिव्स आउट NaNO3 प्लस H2O वाटर। अब ये रिएक्शन बैलेंस कैसे है? सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर कितना आइटम्स है? तो यहां पर देखिए एक एक एलिमेंट। सबसे पहले सोडियम लेते हैं, सोडियम एक यहां पर है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम एक है, इसका मतलब बैलेंस है। दूसरा आते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन एक है प्लस 3 है, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 रिएक्टेंट्स की साइड में है ऑक्सीजन और इस साइड में कितना है 3 and 1, मतलब प्रोडक्ट के साइड में भी बराबर है। तो यह भी बराबर हमारा हो गया, ऑक्सीजन भी। अब बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए कितना है 1 + 2, तो हो गया 2। यहां पे रिएक्टेंट के साइड में 2 है और प्रोडक्ट के साइड में भी 2 है, इसका मतलब यह रिएक्शन हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारा बैलेंस है और कौन सा रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो हम 2 तरह से करते हैं, पहला है बैलेंस इक्वेशन, दूसरा है अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस का मतलब जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो, वह हमारा बैलेंस रिएक्शन होगा। और जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट, then such reaction is known as अनबैलेंस्ड रिएक्शन। हाँ, एक चीज और आता है, आप लोगों को 10th में कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। तो आप लोगों का दिमाग घूम जाता है, सोचते हैं कि सर जी ने तो पढ़ाया ही नहीं हुआ। लेकिन बेटा कंफ्यूज मत होना, स्केलेटल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन को ही हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो अगर अभी आपसे पूछा जाता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन तो आप तुरंत बता देते, लेकिन स्केलेटल इक्वेशन एक नया शब्द ऐड हो गया, स्केलेटल इक्वेशन। तो आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। स्केलेटल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेटा आपने पढ़ा आज कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वह कितने टाइप्स का होता है। हाँ, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है आपने ये पढ़ लिया। इसके बाद अगली जो बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वह आती है कि हाउ कैन यू राइट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप राइट डाउन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चीजें आपको चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, हाउ कैन यू राइट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशंस को कैसे राइट डाउन करेंगे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करने के लिए कुछ सिंबल्स और कुछ रूल्स आपको जानने हैं। सबसे पहले पहली चीज तो जो रिएक्टेंट्स होता है
हमेशा जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन हम राइट डाउन करेंगे तो हमेशा रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में राइट डाउन करेंगे। रिएक्टेंट हमेशा कहां लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। और जो प्रोडक्ट होगा उसको हम राइट हैंड साइड पर राइट डाउन करेंगे। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पर और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। दूसरा आता है, अगर मान लीजिए कि दो सब्सटेंस है और वो दो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसका इंटरेक्शन कैसे दिखाएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर वह सब्सटेंस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए साइन होता है प्लस। प्लस साइन का यूज करके हम दो रिएक्टेंट को आपस में दिखाते हैं कि ये दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और है, यह प्लस एक चीज और डिनोट करता है साथ में। पहला तो इसने दिखाया कि दो रिएक्टेंट्स का कनेक्शन, और दूसरी चीज यह भी दिखाता है कि अगर यह दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए और कंबाइन करने के बाद मोर देन वन टाइप का प्रोडक्ट अगर बना, मोर देन वन टाइप का प्रोडक्ट बना, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी प्लस साइन का यूज किया जाएगा। तो दोनों चीजें हैं, इनके इंटरेक्शन के लिए भी प्लस साइन का यूज किया जाएगा और प्लस साइन का यूज तब भी किया जाएगा जब किसी रिएक्शन के अंदर मोर देन वन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तीसरी कंडीशन आती है, थर्ड, कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करना है। तो रिवर्सिबल के लिए हमेशा एक सिंगल लाइन का यूज किया जाता है, वन डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो रिएक्शन है वह यूनिडायरेक्शन है, दिस इज इरिवर्सिबल।